सुबह सुबह आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। खबरें विद न्यूज हाट देख रहे हैं आप। मैं हूं सागर, मेरे साथ मौजूद है न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। तो देखिए, 5 राज्यों के चुनाव और फाइनली इसके एग्जिट पोल आ चुके हैं। इन एग्जिट पोलों में क्या है, बंगाल चुनाव में बड़ा इंटरेस्ट था लोगों को। इन 5 चुनाव में सबसे ज्यादा अगर किसी को देखने का ज्यादा इच्छा है तो बंगाल में, क्योंकि बंगाल में बहुत टफ फाइट बताया जा रहा है और बिल्कुल से जो एग्जिट पोल भी निकल कर आए हैं वो भी बहुत खिचपिच है। तो सर विस्तार से समझाएंगे कि आखिर इन एग्जिट पोलों में क्या है और वास्तविक रूप से इन 5 राज्यों के चुनाव में क्या कुछ खेल हुआ है और किसकी सरकार बन सकती है। तो सर शुरुआत सबसे पहले असम से करते हैं। देखिए, असम में तो नतीजा पहले से ही था घोषित कि असम में हैट्रिक लगेगा भाजपा की, है ना। तो वहां कोई जो है चौंकाने वाली बात नहीं है। 8 एग्जिट पोल आए जी, है ना। जी 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 9 अप्रैल को वहां मतदान हुआ था। अच्छा। तो वहां जो 8 एग्जिट पोल आए हैं सभी में भाजपा की वापसी बता रही। हाँ। तो पहले भी लोग बताया था वहां, और एक अनुमान है कि वहां कम से कम जो है इसको 88 से 100 सीट बीजेपी को मिल सकता है और कांग्रेस को 24 से 36 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। अब हम बता देते हैं, एजेंसी भाई जिसने किया सर्वे उसमें मैट्रिज ने कहा है कि 85 से 95 सीट भाजपा को मिल सकता है असम में, और कांग्रेस को 25 से 32 सीटें मिल सकती है। पीपुल्स पल्स ने भाजपा को 68 से 72 और कांग्रेस को 22 से 26 सीटें दी है, और एक्सिस माई इंडिया ने भाजपा को 88 से 100 और कांग्रेस को 24 से 36 सीटें दी है। तो वहां का तो पहले से सबसे बड़ी बात है कि इसको जो है ओबीसी है ना, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, इनका वोट मिला और शहरी वोट मिला बीजेपी को और हिमंता के फेस पर भी अच्छा वोट पड़ा है यहाँ पे। और कांग्रेस को जो वोट मिला है उसमें मुस्लिम और ग्रामीण क्षेत्रों का वोट थोड़ा ज्यादा है कांग्रेस के पास में, तो इसलिए कांग्रेस भी वहां टक्कर दे रही है। और अन्य क्षेत्रीय दल, हालांकि सरकार बनाते हुए अन्य क्षेत्रीय दल जो था वो पीछे पड़ गया है बहुत। मतलब ये भी एग्जिट पोल है, रिजल्ट नहीं है। ऐसा नहीं कि दर्शक समझ जाए रिजल्ट अभी कैसे आएगा, रिजल्ट तो 4 मई को आएगा। तो ये एग्जिट पोल है ना, इसके नतीजे हैं असम के ये। और बता देते हैं, चाणक्य स्ट्रेटेजी जो है वह बताता है, उसका एक अलग है। उसके अनुसार जो है भाजपा को 88 से 98 और कांग्रेस को 22 से 32 सीटें आने के एवरेज अगर असम में देखा जाए तो देखिए बीजेपी को 90 बताया गया। पोल्स ऑफ पोल्स देखा जाए तो 90 से ज्यादा, 90 से 95 और कांग्रेस को मात्र 28। अब कांग्रेस को 22 से 28 के बीच तो ये वहां का है। और पोल डायरी का अगर कहा जाए तो भाजपा को 86 से 101 और कांग्रेस को 15 से 26 सीट देने का अनुमान किया है। वोट वाइब वह भी एक है एजेंसी, 90 से 101 बीजेपी को, 90 से 101 और कांग्रेस को 23 से 33 सीटें दे रहा है। तो इसका मतलब असम में जो है 8 एग्जिट पोल में सब का सब जो है भाजपा की सरकार की पुनर्वापसी दे रही है। तीसरी बार असम में भाजपा की सरकार बनेगी। वहां तो भाजपा को पहले से भी यह अनुमान से था, ऐसी ही तस्वीर वहां उभर रही। जल्दी सर। और बंगाल में हम करें, बंगाल को अगर हम चले जाएं बंगाल तो 15 साल बाद बंगाल में जो है चेंज होने का अनुमान है। दीदी का खेला ना हो गए, इस बार हो गया, होने जा रहा है, और मोदी का खेला हो गए। यही बंगाल की कहानी बता रही है एग्जिट पोल। दीदी का किला ध्वस्त होने की दिशा में बढ़ रहे हैं। दीदी का खेला ना हो गए, इस बार दीदी का कोई खेला नहीं चलेगा वहां, है ना। लेकिन मोदी ने अपना खेला कर दिखाया, मोदी और अमित शाह ने। मतलब भय मुक्त चुनाव जो हुआ उसका नतीजा सकारात्मक दिखाई पड़ने
लगा है। नतीजे क्या आएंगे वह तो मतगणना के बाद पता चलेगा, लेकिन जिस पैमाने पर मतदान हुआ, पहले चरण में 152 सीटों पर मतदान हुआ, जिसमें जो है आपको 93% के लगभग वोटिंग हुई। बड़ा ये चल रहा था कि प्रतिशत है, सरकार रखने की भी प्रतिशत होता है ना, सरकार को समर्थन, मतलब सरकार में विश्वास जताने के वजह से भी बहुमत ज्यादा होता है। लेकिन आप 2011 में जब लेफ्ट की सरकार वहां से गई, तब प्रतिशत बढ़ा था, मामूली प्रतिशत ही बढ़ा था, 2.36 यही कुछ था, समझे। तो लेफ्ट की सरकार चली गई और टीएमसी की सरकार आ गई। लेकिन 2016 में वोट प्रतिशत घटा था और टीएमसी की सरकार रह गई थी। और 2021 में भी वोट प्रतिशत घटा था और टीएमसी की सरकार रह गई। लेकिन इस बार जो है वोट प्रतिशत बढ़ा है, पिछले बार की तुलना में 2 मतलब कुछ प्रतिशत वोट, 2 से ज्यादा प्रतिशत वोट जो है बढ़ा, वोटिंग पोलिंग वोट। तो लोग कह रहे थे कि नहीं, सरकार के में जो है ममता सरकार में विश्वास के कारण जो है लोगों ने खुलकर निकला, एसआईआर के विरोध में निकला, समझे, इस वजह से वोटिंग प्रतिशत बढ़ा। लेकिन जो तस्वीर दिखाई पड़ी, जो आपने देखा होगा पहले चरण का भी और दूसरे चरण का भी, तो जो आपने तस्वीर देखी तो उसमें लग रहा था कि महिलाएं जो है बढ़ चढ़ कर रही है। अमूमन जो है 2 से 3% महिलाएं पुरुषों से ज्यादा वोट वहां डाली है। तो यह भी एक बड़ा कारण है। और उसमें भी तर्क दिया जा रहा था ना, एनालिस्ट जो लोग हैं मीडिया पर बैठते हैं उनके द्वारा, कि ममता बनर्जी वहां पहले ही से एक योजना लागू की हुई है, लक्ष्मी भंडार योजना, है ना, महिलाओं के लिए। लक्ष्मी भंडार भी बोलते हैं, लक्ष्मी भंडार है हिंदी में। उसमें 1000 रुपया दिया जाता है अगली जातियों को, कि महिलाओं को, और 1200 रुपये दिए जाते हैं जो है आदिवासी और दलित उनको, महिलाओं को। तो इस बार ममता बनर्जी ने 500 की वृद्धि करने का जो चुनावी वादा किया, तो लोगों को लग रहा था कि नहीं, उसकी वजह से ही जो है महिलाएं बहुत भारी संख्या में मतदान केंद्रों पर पहुंची। और भाजपा ने क्या किया, इसकी काट के लिए 3000 का घोषणा कर दिया, हम 3000 रुपया महीना देंगे महिलाओं को। और सबसे बड़ी घोषणा भाजपा ने एक और की कि हम 33% आरक्षण देंगे महिलाओं को सरकारी नौकरियों में, जो बंगाल में नहीं है। और एक घोषणा और भाजपा ने जो वादा किए हुए कि हम जो है बसों पर मुफ्त यात्रा देंगे महिलाओं को, जैसा दिल्ली में चल रही है ना। तो ये वादे जो है महिलाओं को ज्यादा आकर्षित किया। आपने देखा होगा कि मतदान के जहां लोग कर रहे थे बूथ पर, वहां जब बातचीत की जा रही थी महिलाओं से, तो कुछ महिलाएं, खास करके एक संप्रदाय की महिलाएं, यह कहती थी कि नहीं, सब कुछ ठीक है, हमको सब कुछ मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है, रोजी रोजगार भी है, शांति भी है, सुरक्षा भी है। लेकिन वही दूसरे वर्ग की महिलाओं से बातें की जाती थी, चाहे वह पहली बार की मतदाता हो, मतलब युवा हो, या जो है बुजुर्ग महिलाएं हो, या क्या कहता है, युवा महिलाएं हो, है ना। तो वह उनका एक ही था कि हमको रोजगार मिले, रोजगार नहीं है ना। क्या कहता है, आपको सुरक्षा मिले महिलाओं को। अब मुख्य मुद्दा वहां पर था रोजगार, शिक्षा और सुरक्षा, तो इन पर महिलाओं का फोकस रहता था। तो इसीलिए एग्जिट पोल जो आया है उसमें लग रहा है कि बदलाव की कुछ न कुछ जो है उससे संकेत मिल रहा है। तो दोनों फेज की अगर बात करें तो सर 90% से अधिक वोटिंग हुई है। तो कहा जा रहा है कि भारत के चुनावी इतिहास में किसी भी राज्य में अब तक का सबसे ज्यादा वोटर
टर्नआउट है। हाँ तो है ही, तो ये इस बार रिकॉर्ड है। हाँ, पिछली बार हुआ था 82%। हाँ, तो इसके मायने क्या है? देखिए 82% वोटिंग हुई थी पिछले बार, है ना। हम्म। तो इस बार जो है आपको 92 एवरेज जो है 92 के आसपास है। 10% बढ़ा। हाँ, तो इसके पीछे लोग बहुत तरह का तर्क दे रहे हैं। एक तो बदलाव, दूसरी बात है सुरक्षा वोटिंग में, है ना। और जो जिस प्रकार की 50 सालों से बंगाल में 50 सालों से जो है वहाँ चुनावी हिंसा वहाँ के नामित, चाहे वह लेफ्ट की सरकार हो या टीएमसी की सरकार, एक ही शैली दोनों की थी। भयभीत करो, वोट बूथ तक नहीं जाने दो वोटर को, है ना। तो इस वजह से भी इस बार जो क्या कहता है भारी पैमाने पर, है ना, केंद्रीय सुरक्षा बल चुनाव के दौरान तैनात रहा। पर्यवेक्षक भी दूसरे राज्यों से लाया गया, कड़क पर्यवेक्षक लाया गया, है ना। एक देख लीजिए, एक का तो पूरा चर्चा हो रहा है ना, अजय पाल शर्मा जी का। हाँ, उनको लेकर सुप्रीम कोर्ट तक याचिका टीएमसी वालों ने दी है, जबकि वह पूरा कड़क अधिकारी थे। और कई जो है टीएमसी के जो तथाकथित गुंडा थे उनको गिरफ्तार किया है, पकड़ी गई, गिरफ्तारी की गई। और जहांगीर खान एक थे, है ना, उनको चुनौती दे दी। तो बहुत तरह के फैक्टर वहां दिखाई पड़ा। इसलिए जो है आपको जो एग्जिट पोल आ रहा है, लोगों को लग रहा है कि सही में बदलाव की स्थिति नजर आ रही है। अब एग्जिट पोल की बात कर लें तो मैट्रिक देता है 125 से 140 सीट टीएमसी को, और भाजपा को 146 से 161 सीट, अन्य को 6 से 10 सीट। वहां बहुमत के लिए 148 सीट चाहिए, पर जीत चाहिए, जबकि 294 है तो 148 चाहिए ही चाहिए। उस स्थिति में भाजपा को 146 से 161। इसका मतलब है सरकार बन रही है। अचानक स्ट्रेटेजी का भी वही हाल है, टीएमसी को दे रहा है 130 से 140, और भाजपा क्या है सर? भाजपा को 150 से 160, पीपुल्स पल्स का 177 से 187 दे रहा है टीएमसी को, 95 से 110, यही एक है समझे। हाँ, पीपुल्स पल्स जो टीएमसी की सरकार की हैट्रिक करवा रही है, 95 से 110 बीजेपी को दे रही। और पोल डायरी जो है वह फिर बीजेपी को दिखा रही है 142 से 171। उसी तरह से आपको प्रजा पोल है 85 से 110 टीएमसी को, तो सबसे कम इसी में टीएमसी को दिखा रहा है 178 से 208, है ना, दे रहा है बीजेपी को। और पी मार्क जो है वह भी जो है टीएमसी को 118 से 138 और बीजेपी को 150 से 175, शून्य, अन्य को शून्य कर दिया। शून्य का माने कांग्रेस और लेफ्ट जो है वहां लगभग नहीं के बराबर ही आ रहे हैं। और असम में तो बता ही दिए दर्शकों को, केरल की भी स्थिति यही है, 140 है, बहुमत 71, सही है ना, वहां 140 विधानसभा सीट है। वहां जो है इस बार कांग्रेस की पुनर्वापसी लग रही है। ऐसे भी केरल में हमेशा यही होते रहा था। हाँ, वाम और एलडीएफ और यूडीएफ, वाम मोर्चा और कांग्रेस का जो मोर्चा है यूडीएफ, वही सत्ता एक 5 साल हुई, एक 5 साल हुई। इस बार 2 टर्म रह गया लेफ्ट की सरकार, तो इस बार लग रहा है कि उनकी गोटी नहीं गलेगी और उनको जो है कांग्रेस का गठबंधन इस बार सत्ता से बाहर कर देगा। क्योंकि एग्जिट पोल भी यही कह रहा है। एग्जिट पोल में दिखा रहा है कि वोट बाय जो है उसके अनुसार 58 से 68 सीट ही एलडीएफ को मिलेगा, है ना, वामपंथी मोर्चा जो वर्तमान में सरकार है जिसकी, और यूडीएफ को 70 से 80, अन्य को 4। एक्सिस माई इंडिया जो है 49 से 62 दे रहा है लेफ्ट को, और क्या कहता है यूडीएफ कांग्रेस को दे रहा है, गठबंधन को दे रहा है 78 से 90। भारी इस बार समर्थन कांग्रेस को के गठबंधन को हाँ मिल रहा है। मैट्रिक दे रहा है कांग्रेस गठबंधन को 75 से 85 और लेफ्ट गठबंधन को 60 से 65। अब पीपुल्स पल्स जो है यह 55 से 65 दे रहा है
एलडीएफ को, और 70 से 85 दे रहा है यूडीएफ को, कांग्रेस के गठबंधन को। पी मार्क का भी वही है, कांग्रेस को आगे कर रहा है, 71 से 79 दे रहा है, और लेफ्ट को 62 से 69। और टाइम्स नाउ का 57 से 66। मतलब मान के चलिए कि आप एवरेज जो है, जो बता रहा है, अनुमानित जो है एवरेज आया है, उसके अनुसार जो है आपको केरल के जो एग्जिट पोल है उसमें लेफ्ट को 61 जो फ्रंट है, और यूडीएफ को 78 और अन्य को 3 दे रहा है। उसी तरह से जो है यहाँ जो है, अगर आप देखिएगा बंगाल में तो आपको एवरेज वही आ रहा है, वहां भी एवरेज बीजेपी को निकाल रहा है लोग आगे, ममता कम है, आगे है। तो इसी तरह का है। अब तमिलनाडु में डीएमके आ रही है फिर से सत्ता में, तो ये एक बड़ी बात है डीएमके के लिए। लोग जबकि अनुमान लग रहा था कि वहां इस बार डीएमके गड़बड़ा सकते हैं, लेकिन डीएमके ने, जो स्टालिन है वहां के जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ऐसा कार्ड फेंका हिंदी वाला ये को लेकर, खास करके जहां से 3 भाषा में लिखा हुआ था, अंग्रेजी, हिंदी और तमिल भाषा में जो लिखा हुआ था पर रेलवे स्टेशन, इन लोग इसका नाम वगैरह, उस पर भी हिंदी वाले पर काली पोतवा दिया। मतलब हिंदी वर्सेस जो है, हाँ, द्रविड़, इसको उसने टारगेट कर दिया, जिसका उसको लाभ वहां मिला, और ये एक स्थानीयता के मुद्दा को उठा दिया। और वहां जो है AIADMK, अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम, जिसकी नेत्री थी, क्या कहता है, जयललिता चली गई तो पार्टी में बिखराव हो गया। नहीं तो वहां जो है जयललिता जो है डीएमके के, मतलब स्टालिन के पिता करुणानिधि को ही वह पानी पिलाती थी। कि दोनों द्रविड़ दल ही। लेकिन इस बार वहां जो है डीएमके के साथ कांग्रेस है, तो मान के चलिए कि कांग्रेस को तमिलनाडु में फायदा है। और अगर पोल्स पर नजर कर दे, एवरेज में तो 128 से 87 सीटें हैं, तो 128 सीट आ रही है डीएमके गठबंधन को, और 87 सीट मिलेगा AIADMK को, अन्ना द्रविड़ बीजेपी के साथ जो लड़ रही है। और 19 सीट जो है वह आ रहा है जो TVK और अन्य जो है थलापति विजय की पार्टी को। लोग कह रहा था कि थलापति विजय की पार्टी अगर चुनाव लड़ती है, हालांकि एक एग्जिट पोल दे रहा है, उसमें बड़ा बढ़िया आंकड़ा आ रहा है। देखिए, एक ही है, 2 है, 2-3 है। जैसे पीपुल्स पल्स दे रहा है 125 से 145 डीएमके को, है ना, और AIADMK को दे रहा है 65 से 80, और 20 से 30 अन्य को दे रहा है। तो 20 से 30 में अगर TVK होता है, नहीं समझे, तो कुछ खेला हो सकता है, कुंजी रह सकती है। लेकिन आप कह सकते हैं कि सर पीके वहां भी फेल हो गए। पीके तो फेल हो गए, थालापति का कमान तो वही संभाल रहे थे। पीके फेल है, बिहार में भी फेल, और हाँ, तमिलनाडु में भी फेल। और वहां तो उनके जो कंपनी थी, मतलब आईपैक, उन्हीं की लहर जब तो उन्हीं का ना है। नहीं, वहाँ कलकत्ता में, वही बोल रहे, बंगाल में आईपैक भी तो लगभग उन्हीं का है। उन्हीं का है, तो पकड़ा गया वो पूरा। उस पर तो पूरा, तो वो भी फेल, मैंने तो बिहार फेल, बंगाल फेल, और तमिलनाडु भी फेल। हाँ, ये स्थिति है। उसमें अगर पूरा बताया जाए दर्शक को तमिलनाडु की स्थिति, तो मैट्रिज भी वही दे रहा डीएमके को आगे। चलिए, तो कुल मिला के सर एनडीए वापसी कर रही है। हाँ, पीपुल्स इनसाइट में जो है एक आंकड़ा वहां बड़ा रोचक आंकड़ा है, वह है 120 से 140 दे रहा है डीएमके को। हालांकि बहुमत यहाँ भी डीएमके को 118 सीट ही चाहिए ना 234 में, लेकिन अगर 60 से 70 सीट दे रहा है AIADMK को, 30 से 44, अगर 70 सीटें आ जाती है इस गठबंधन को, और यह 44 सीटें उधर चली जाती है, तब कुछ खेला होने का अनुमान है। लेकिन वहां भी कोई उम्मीद नहीं है। मतलब मान के चलिए कि डीएमके
फिर से तमिलनाडु में सत्ता में आ रही है स्टालिन। इसके हिसाब से, एग्जिट पोल के हिसाब से, भाई अभी आंकड़ा फाइनल आया नहीं, हम लोग एग्जिट पोल के हिसाब से बता रहे हैं। सर आगे थोड़ा बिहार की बात कर लेते हैं। पुडुचेरी बच गया, पुडुचेरी के बारे में बता दीजिए। पुडुचेरी में तो फिर से जो है भाजपा गठबंधन सत्ता में वापस आ रही है, और जो वहां मात्र 30 सीट है, बहुमत 16 को चाहिए, तो वहां भाजपा गठबंधन को जो है पीपुल्स पल्स और एक्सिस माई इंडिया दोनों के एग्जिट पोल में भाजपा को बहुमत दिखा रहा है, भाजपा गठबंधन को, है ना। और कांग्रेस को जो है पीपुल्स पल्स जो है 10 से 12 सीट दे रही है, और एक्सिस माई इंडिया 6 से 8, मतलब वहां जो है अन्न है 1 से 2, 3 से 7, मतलब एक्सिस माई में 3 से 7 सीटें दे रहा है, अब पीपुल्स पल्स में 102 सीट। 3 से 7 वाला में अनुमान है कि टीवीए के जो है ना वहां 1-2 सीटें जीत ले। और देखिए एग्जिट पोल का एक है कि कितना सही रहता है, इसके भी कि पश्चिम बंगाल में 2021 में हुआ था सरकार में, उसमें 10 में से 5 एग्जिट पोल जो है टीएमसी के पक्ष में आई थी, 3 दिया था बीजेपी के सरकार आएगी, और 2 ने कड़ी टक्कर दिखाई थी, और जो बहुमत से ज्यादा था टीएमसी के पक्ष में, देखिए टीएमसी की सरकार बन गई। इसीलिए हम कह रहे हैं कि इस बार बहुमत जो है एग्जिट पोल का जो एजेंसियां एनडीए के पक्ष में है, तो भाजपा की सरकार एक एजेंसी छोड़ दिया जाए तो सभी ने कहा एनडीए को बढ़त दिखाई, इसलिए वहां लग रहा है इस बार जो है भाजपा की किस्मत खुल जाएगी। हालांकि लोकसभा में ये सारी एजेंसियां फेल हो गई थी, लोकसभा में एजेंसियां इस तरह से नहीं की थी, पूरी तरह से पूरी सीटें आई, लेकिन पोल्स होते हैं। अब देखिए फाइनल रिजल्ट क्या आता है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन एक बड़ी खबर बिहार से जो चौंकाने वाली खबर है, और इसके विस्तार के बारे में सर से पूछेंगे। सर पटना जू जो है संजय गांधी जैविक उद्यान नाम था, अब उसको नाम बदल कर सम्राट चौधरी की कैबिनेट ने पटना जू कर दिया है, संजय गांधी का नाम हटा दिया है। इसके क्या मायने? ये एक बड़ा जो है बड़ी खबर है कि देखिए पटना जू की पहचान जो थी ना, पटना संजय गांधी जैविक उद्यान से थी, है ना, तो ये जो है एक पहचान थी, तो ठीक है सरकार का फैसला, हम उस पर कोई सवाल नहीं उठा सकते हैं, लेकिन कुछ नाम है जिनको रहने देना चाहिए। कांग्रेस के थे संजय गांधी, ठीक है, सब कुछ सही, लेकिन इस तरह से कांग्रेस के नाम को हटा देना, तो पटना जू कर दिया गया, ठीक है, तो इसका तर्क दिया जाएगा कि भाई पटना जू के जैसे दिल्ली जू है ना, चाहे और जू है उसी का आधार पर दिया जाएगा, कलकत्ता जू करके ठीक है, लेकिन अब हम इसको जो है ना, मेरी समझ से जो है नाम इसका संजय गांधी जैविक उद्यान ही रहने देना चाहिए था, क्योंकि उसी नाम से यह प्रचलित था। लेकिन सर इसके मायने तो साफ है कि सम्राट बीजेपी के कोर एजेंडों पर काम करेंगे आगे भी। क्या बख्तियारपुर का भी नाम चेंज होगा? देखिए यही तो सवाल है कि क्या बख्तियारपुर का नाम चेंज करेंगे, ये सवाल है। सबसे बगल में है कि फुलवारी शरीफ का नाम खत्म करें। पटना में अगर नामकरण को चेंज किया जा रहा है तो फुलवारी शरीफ भी तो समाप्त होना चाहिए, उसका कुछ दूसरा नामकरण होना चाहिए। और सबसे ज्यादा तो बख्तियारपुर पर विवाद है। बख्तियारपुर पर विवाद है, लेकिन सवाल है कि नीतीश जी मानेंगे? यही तो सवाल है कि चूंकि तो ठीक है सरकार का निर्णय है संजय गांधी जैविक उद्यान का, ठीक तर्क है कि भाई जैसे दिल्ली कलकत्ता जू है, दिल्ली जू है, उसी तरह से पटना जू, पटना का नाम को उन्होंने आगे किया, लेकिन तो यह फिर जो है एक विवाद का मुद्दा हो जाएगा। कांग्रेस लोग कहेंगे कांग्रेसी लोगों का जो नाम हटा रहे हैं, है ना, हालांकि भाजपा का यह एजेंडा है, तो ठीक है ये सब अपना एक, और कैबिनेट में बहुत सारे फैसले लिए गए थे, बहुत सारा फैसला लिया गया, 50 फैसला लिया गया, है ना, 50% प्रमोशन मिलेगा, 50% पद प्रमोशन से भरे जाएंगे बिहार पुलिस में, सॉरी ये इसमें कहा गया है। फिर आकस्मिकता निधि जो है उसको बढ़ाने की बात कही गई, 350 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 13,900 करोड़ रुपए जो है वो करने की बात कही गई है। वित्त विभाग के तहत साइबर ट्रेजरी के संचालन के लिए 23 पद सृजित किए जाएंगे, ये कहा गया है। बहुत सारे मुद्दे हैं इस बार, बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन जो सबसे विवादित जो मुद्दा है
जो सबसे खास अगर मुद्दा है ये कहा जा सकता है। और देखिए बिद्दुपुर से दिघवारा तक बनेगा गंगा पथ, यह भी एक ये बहुत बड़ी खबर है। हाँ। जैसे जो है ना, पटना में इस पर है ना गंगा पथ, हाँ, तो दीदारगंज से लेकर अभी दीघा दानापुर तक, हाँ। दीघा तक है। हाँ, उसको विस्तारित भी किया जा रहा है बक्सर तक। हाँ। और उधर मुंगेर से भागलपुर तक बन रहा है। हाँ। तो ठीक है, ये भी एक अच्छा कदम है। बक्सर आरा मनेर गंगा पथ इसका नाम रहेगा, 90 किलोमीटर। एक और महत्वपूर्ण खबर है इसमें, जो मंत्री परिषद के फैसला में गांव के श्मशान घाट और कब्रिस्तान के रखरखाव के लिए 69.79 करोड़ का है ना, हाँ, खर्च किया गया है। यह एक चीज है कि गांव के ग्रामीण इलाकों में जो है ना श्मशान घाट ढंग के नहीं, उससे गंगा में प्रदूषण होता है। हाँ। नदियों में, जो भी नदी के किनारे हैं, अमूमन जहाँ गंगा किनारे ज्यादा है ना, तो उस पर एक अच्छी पहल है। और वहाँ घाट भी बनना चाहिए लोगों को, जैसे थोड़ा देर के लिए जो है लोग रहें, गर्मी से बरसात से इस सबसे बचाव के लिए शेड भी होना चाहिए। बिल्कुल। और सर सम्राट चौधरी ने जो सदन में भाषण दिया था कि देखिए हम अधिकारी को मजबूर तो नहीं कर सकते हैं बच्चे को पढ़ाने के लिए, लेकिन इतना अच्छा सुविधा दे देंगे कि मंत्री और अधिकारी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाएंगे। हाँ, तो मॉडल स्कूल हर एक प्रखंड में बनेगा। 800 करोड़ रुपया उस पर खर्च। लेकिन देखिए इस तरह से एक सवाल है, सरकार तो योजना बना देती है, बुनियादी विद्यालय बने है ना प्रखंडों में अच्छी शिक्षा के लिए, लेकिन क्या हाल है उसका? तो आप व्यवस्था कर दे रहे हैं, लेकिन व्यवस्था का संचालन सुचारू होना चाहिए। हम ही नहीं कह रहे हैं कि मॉडल स्कूल नहीं बनना चाहिए, बनना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को अच्छी शिक्षा के लिए कहा जाए, लेकिन इसकी मॉनिटरिंग और यह व्यवस्था है ना, जिस तरह का स्कूल खोला जाएगा वो व्यवस्था रहनी चाहिए। जैसे सरकार, केंद्र सरकार का स्कूल चलता है, चाहे वो सेंट्रल स्कूल हो, केंद्रीय विद्यालय, या और एक स्कूल खुलता है उसका नवोदय। आप नवोदय और सेंट्रल स्कूल में देख लीजिए, नवोदय स्कूल जो चलता है सरकार का है ना, केंद्र सरकार का, उसकी शिक्षा देख लीजिए आप। हाँ, बहुत अच्छी सुविधा है। हाँ, वहां से जो बच्चे अब जो नहीं पढ़ने वाले उनको आप क्या कीजिएगा? हाँ, लेकिन जो बच्चे पढ़ते हैं वहाँ, तो उनका करियर बन जाता है। वहाँ टीचर भी योग्य है। समझे? तो ये दोनों चीज जब तक नहीं मिलेगा, टीचर, प्रशिक्षक और क्या कहता है वातावरण, ये सब अगर अच्छे नहीं होंगे तो सिर्फ स्कूल बना देने से जो है अच्छी शिक्षा का जो है ये लोग क्या कहते हैं ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को नहीं मिल। चलिए अब विराम देते हैं। ये लेकिन अच्छी बात है कि अगर हर एक प्रखंड में जो है मॉडल स्कूल बना अच्छी शिक्षा की व्यवस्था कहा गया है कि 208 प्रखंडों में नए डिग्री कॉलेज भी खुलेंगे। जहाँ नहीं है तो जहाँ डिग्री कॉलेज पहले से भी खोली जा रही थी, पिछली सरकार भी खोल रही थी, तो जिन प्रखंडों में अब नहीं खुला है अभी तक, वहाँ डिग्री कॉलेज खोल दिया जाएगा। देखिए अब डिग्री कॉलेज खोला जाएगा, एक चीज है, फिर अब फैसले तो सरकार ले लेती, जो है जो पहले से कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, वहाँ शिक्षकों की भारी कमी है ना, जो अच्छे कॉलेज है वहां भी सब विषय बार जो है शिक्षक जो है जो चाहिए आवश्यकता अनुसार नहीं, तो सरकार को इस पर भी ध्यान रखना चाहिए। चलिए ठीक है सर, बहुत सारे आज डिसीजन हुए हैं, कुछ छोटे मोटे लाइनों में हम बता देते हैं आपको कि देखिए 90 दिन से पुराने ट्रैफिक चालान निपटारे के लिए 2026 में विशेष योजना लागू करने की भी बात कही गई है। फिर पटना में निफ्ट के लिए जमीन देने की बात कही गई है। भागलपुर, मुजफ्फरपुर, बिहार शरीफ और गया में ट्रैफिक पुलिस पद जो है वो बनेंगे। इस तरह से स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लिए, मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लिए कई करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। पटना के दीघा और कंकड़बाग में सीवरेज के लिए 72.65 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ये सभी चीजें कल के सम्राट कैबिनेट में जो है वो एजेंडे आए हैं और ये एजेंडे पास हुए हैं। अब देखना होगा कि ये ग्राउंड पर कितना दिखते हैं और कब तक लागू होते हैं। लगातार ने आपको पश्चिम बंगाल से लेकर 5 राज्यों के जो चुनाव हुए उसके एग्जिट पोल के बारे में बताया और जब फाइनल रिजल्ट आएगा वो भी आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।